वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू मैंने किया था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की शुरुआत मैंने कंपनी रूल से की थी। कंपनी रूल और उसी के उसी के वे में आज क्राउन रूल की बात हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने कंपनी रूल का वीडियो पूरा देखा होगा और नहीं भी देखा है तो उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। आप पहले कम मतलब सीक्वेंस वाइज देखिएगा। पहले कंपनी रूल और अभी आज जो मैं पढ़ा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है क्राउन रूल कि यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। अब ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म, उसका टाटा बाय बाय हो गया। तो आज हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। क्राउन रूल तो मैंने कंपनी रूल में क्या क्या पढ़ाया था। रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये सब मैंने कवर किया था। तो ये चार्टर एक्ट 1853 इसमें क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया का था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। तो गवर्नर जनरल इंडिया काउंसिल का दो मेजर फंक्शन थे। मेन फंक्शन थे मेन। पहला फंक्शन ये 1+4 का जो रेशियो है, 1+4+6, ये हमेशा याद होना चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने थे, 1+4, उसके बाद +6, 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऐड किए गए थे, एडेड। और वन यानी कि जो इक्वेशन है 1+4+6, यानी कि 1+6 1+4 का वो हो गए काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और फिर बाकी के 6 नए मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए काउंसिलर। ये सब हमने देखा था। एक मिनट। फिट्स इंडिया एक्ट हमने नहीं देखा था। चलो जल्दी से कवर करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि ये पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में। तो व्हेन वी रियलाइज दैट this act was the first step by the government, British government, to control and regulate the affair of East India Company and also political and administrative function of the company were recognized. Also, it formed the central administration in India. Features of the Regulating Act 1773, ये भी हमने देखा था। 1773 designated बंगाल गवर्नर एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर को डेजिग्नेट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1+4 का एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग। बॉम्बे प्लस मद्रास गवर्नर वर मेड सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो बाकी प्रोविंस के गवर्नर थे, बॉम्बे मद्रास, इन सब के, देखो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ब्रिटिश जो प्रोविंस थे, यानी कि ब्रिटिश का जब रूल था उस समय हम इंडिया को दो तरीके से रूल करते थे। पहला ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था और दूसरा प्रिंसली स्टेट यानी कि
प्रिंसली स्टेट से मतलब वहाँ के नेटिव रूलर्स रूल कर रहे थे, लेकिन अंडर दी पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जब तक हफ्ता दे रहे हैं तब तक कि वो उनके अंडर में है, और जिस दिन हफ्ता नहीं दिया उस दिन कहे टाटा बाय बाय, अब हम रूल करेंगे। तो ये था। तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस। तो इंडिया को इन दो भागों में डिवाइड किया था। कंपनी सर्वेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम नेटिव, और प्राइवेट ट्रेड, ये भी हमने देखा था। तो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 विद फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। और इस रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1774। 1773 में रेगुलेटिंग ये एक्ट आया, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। पहले चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस, 3 other judges. A court of directors in London will manage and report EIC's revenue, civil, military matter and report them to British government. तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में थी वो मैनेज करती थी और रिपोर्ट करती थी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर, तो इन सब की एक रिपोर्ट, एक पुनिंदा बनाती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी कि वो लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं। यही है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ये जिम्मेदारी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो काम कर रही है इंडिया में उसका एक रिपोर्ट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना कि हाँ क्या क्या कर रही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको अमेंडिंग एक्ट, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में उसको अमेंड किया गया, इसमें जो थोड़ी प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया गया, इसीलिए इसका नाम अमेंडिंग एक्ट है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस कंपनी सर्वेंट, तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और कंपनी सर्वेंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, दायरा है, उससे एग्जम्प्ट कर दिया। एग्जम्प्ट मतलब बाहर कर दिया, यानी कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी सर्वेंट, इन सबका सुप्रीम कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन में कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। फॉर एक्ट डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से इन लोगों को हटा दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाई गई थी? तो रेवेन्यू मैटर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम, रेवेन्यू मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता के जो वहाँ के निवासी थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट, इन सबको मेंटेन करना, इन सबको वो क्या बोलते हैं, कंफ्लिक्ट को ख़त्म करना और उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको पनिश करना। तो यही काम था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, देखो पर्सनल लॉ, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद होता था, कन्फ्लिक्ट, उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको पनिश, यानी कि हिंदू का जो पर्सनल लॉ है और मुस्लिम का पर्सनल, उस हिसाब से उन लोगों को सज़ा मिलती थी। चाहे हिंदू का लॉ कितना भी वो क्रूर हो, मतलब क्रूर नहीं, मतलब कि पीछा, बैकवर्डनेस, यानी कि जो सोसाइटी में जैसे सती प्रथा हो गई, ये सब उस समय की प्रथा थी, यानी कि एक तरह से लॉ ही फॉलो होता था इसीलिए। और मुस्लिम में ट्रिपल तलाक का मुद्दा, तो इन्हीं सब बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता था सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ इसको ये सज़ा मिलेगी। अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट की अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी। थर्ड पॉइंट, और इंस्टीड विल गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बजाय मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी, विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इंस्टीड विल गो टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वहाँ पे जाएंगी इंस्टीड, उसके बजाय।
गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फॉर्म रूल्स एंड ले डाउन रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल नए रूल पर फॉर्म करेगी जो कि प्रोविंशियल कोर्ट यानी कि जो भी प्रोविंसेस पे कोर्ट थे उनके लिए रेगुलेशन रूल्स को बनाएगी। ले डाउन रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। पिट्स इंडिया, विलियम पिट जो ग्रेट ब्रिटेन के यंगेस्ट पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर उस समय पीएम होते थे ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये उन्हीं के नाम पे, विलियम पिट के नाम से पिट इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो फंक्शन थे, एक कॉमर्शियल फंक्शन था और एक पॉलिटिकल। कॉमर्शियल फंक्शन तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता था, रिपोर्ट बनाना था और ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, रिपोर्ट देता था। पॉलिटिकल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज एंड कंट्रोल सिविल मिलिट्री रेवेन्यू और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, पोजीशन मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो टेरिटरी को कब्जाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश के कहने पे इंडिया में आई थी ट्रेड करने, तो जो जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जाया था इंडियन टेरिटरी को, तो वो डायरेक्टली ब्रिटिश पोजीशन में, ब्रिटिश के अंडर आएगी। ब्रिटिश पोजीशन मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में आएगी। कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन फॉर द फर्स्ट, पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन पहली बार कहा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, ऐसे था। एक्ट ऑफ 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल अंडर टू कंडीशन, उनकी दो कंडीशन थी। पहली, पावर टू ओवरराइड एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में उनको उनकी जो पावर होगी उसको ओवरराइड बढ़ा दी जाएगी। कमांडर इन चीफ ऑफ कंपनीज फोर्सेज, बस ये दो कंडीशन थी। उस कंडीशन पे इंडिया आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चार्टर एक्ट 1793, overriding powers extended to all future governor general and governor of provinces। तो 1786 के बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। 1793 इसमें सभी जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर थे प्रोविंसेस के, उनकी पावर को एक्सटेंड किया गया, ओवरराइड किया गया। एक्सटेंड, ओवरराइडिंग पावर्स एक्सटेंडेड बढ़ाया गया। Commander in chief not to be part of executive council unless so appointed। Commander in chief not to be part of executive council unless so appointed, मतलब कि कमांडर इन चीफ not to be part of executive council unless so appointed, जब तक कि उनको अपॉइंट ना किया जाए वो कमांडर इन चीफ के पार्ट नहीं है। नॉट टू बी पार्ट नहीं है। कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट नहीं है जब तक उनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट ना किया जाए, अनलेस तो अपॉइंटेड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज पावरफुल देन गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा। तो गवर्नर ऑफ प्रोविंस के जितने भी गवर्नर थे, बॉम्बे, मद्रास, तो इन सब के जो गवर्नर थे उससे ज़्यादा पावरफुल था कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल की जो पद थी बहुत ऊपर थी। ट्रेड मोनोपोली EIC की बढ़ा दी गई 20 साल के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू जो आता था उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ की सैलरी पेड की जाती थी, दी जाती थी।
यानी कि इंडियन मैनेज कर रहे हैं, इंडियन भारतीय सारे मैनेज कर रहे हैं, और फल कौन खा रहा है? अंग्रेज खा रहे हैं। चार्टर एक्ट 1813 1793 के बाद एक और चार्टर एक्ट आता है 1813। EIC ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश एक्सेप्ट सिर्फ टी और ट्रेड विथ चाइना, चाय और चाइना के साथ ट्रेड, इनको छोड़कर। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर हुए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, वेस्टर्न एजुकेशन भी आया इनहेबिटेंट के लिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस। फिर लोकल गवर्नमेंट अथोराइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड एम्पावर्ड टू पनिश पर्सन फॉर नॉन पेमेंट। लोकल गवर्नमेंट अथोराइज, जितने भी लोकल गवर्नमेंट है उनको अथोराइज किया गया इस चार्टर एक्ट में कि अब वो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस को, और वो उनको एम्पावर कर दिया, एम्पावर टू पनिश पर्सन फॉर नॉन पेमेंट, जो पेमेंट नहीं देते हैं, नॉन पेमेंट। सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता, ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी, सॉवरेनिटी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके बाद EIC, उसके बाद इंडियन, यानी इंडियन पे भी ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। अगर उनको हफ्ता नहीं देगा तो प्रिंसली स्टेट को, हमारा प्रिंसली रूलर को हटा के पूरा डायरेक्ट कंट्रोल कर लेंगे। तो हफ्ता देना बहुत जरूरी है। हफ्ता नहीं देंगे तो टाटा बाय बाय, अब हम रूल करेंगे। हम मतलब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश जो भी वाइसरॉय अभी आएगा, क्राउन रूल में आएगा। अभी गवर्नर जनरल है, क्योंकि अभी कंपनी रूल है। कंपनी रूल के बाद जब क्राउन रूल आता है उसमें वाइसरॉय का टाइटल आता है, वाइसरॉय, यानी कि अब गवर्नर जनरल के बाद वाइसरॉय ऊपर हो जाएगा, वाइसरॉय ऊपर हो जाएगा। बट होने वाला है 1813 के बाद 1833 आता है। 1833 में भी चार्टर एक्ट आता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस एक्ट के थ्रू 1833। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू मेक लॉज फॉर होल ऑफ इंडिया, फॉर होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया, नॉट बॉम्बे मद्रास एंड एनीवन, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए, जितने भी पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, जो भी मतलब ब्रिटिश प्रोविंस की, यानी कि पार्टीशन से पहले, आज़ादी से पहले की बात हो रही है, तो सबके लिए, पूरे होल अखंड भारत के लिए, अखंड भारत बोल, अखंड, अभी खंडित नहीं हुआ है, अखंड मतलब जिसको खंडित ना किया जाए, छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में ना किया जाए। पार्टीशन से पहले की कहानी है, आज़ादी से पहले की, 1947 से पहले, वो भी कंपनी रूल की बात हो रही है, कंपनी रूल। और कंपनी रूल कहाँ और क्राउन रूल कहाँ? फिर क्राउन रूल के बाद तो 1947 हमारी आज़ादी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लॉज मेड बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले जो भी लॉ बने उनको रेगुलेशन एंड आफ्टर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट, यानी कि ये चार्टर एक्ट 1833 से पहले जो भी लॉ बने थे, लॉज मेड बिफोर दिस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन, या फिर आफ्टर दिस एक्ट के बाद उनको एक्ट बोला जाएगा, एक्ट। इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन competition for selection and recruitment to civil services under EIC। सिविल सर्विसेज जो जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए ओपन कंपटीशन हो गया। ओपन कंपटीशन यानी कि
उसको इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के थ्रू कि ओपन कंपटीशन होगा और सभी आएंगे, इंडियंस भी आएंगे फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज अंडर EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में सिविल सर्विसेज। इंडियंस शुड होल्ड एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी, कंपनी के अंडर में इंडियन कोई जगह को होल्ड करते थे। अब भाई इंडिया, अंग्रेज तो खाली लूटने आए थे, यानी कि कंपनी तो खाली लूटने आई थी। देखो प्राइवेट ये जितनी कंपनियां होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्या प्रॉफिट का मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना, बस ये प्रॉफिट मोटिव होता है। बस एक मकसद है, पैसा, पैसा आना चाहिए, बाकी वो जाए वो कैसे कमा रहा है उसकी प्रॉब्लम है, हमारे लिए पैसा। तो कैपिटलिस्ट में यही दिक्कत है कि प्रॉफिट के चक्कर में उस इंसान को नहीं देखा जाता कि वो कैसे मेहनत कर रहा है और पता नहीं वो कहाँ से अरेंजमेंट कर रहा है, ये सब नहीं देखा जाता। बस खाली प्रॉफिट, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आएगा तो भैया गए। पैसा आना चाहिए, पैसा 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 पैसा। आप लोग मेरी वीडियो जितनी भी मैंने अब तक बनाई है, मैं ईमानदारी से आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ईमानदारी से आप लोग बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटीन 1833 के बाद एक और है, 3 पॉइंट और है इसमें। 1833 चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपोज दिस ओपन कॉमन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसके अपोज किया, इसका विरोध किया ओपन कॉम्पिटिशन का। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कॉमर्शियल फंक्शन को खत्म ओवर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी वर हेल्ड बाय इट इन इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी कि ब्रिटिश क्राउन, मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब ब्रिटिश क्राउन की बात हो रही है। हिज हेयर यानी उत्तराधिकारी, हिज सक्सेसर, उसके नाम हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो टेरिटरी कब्जाई थी इंडिया में, वो सब किसकी होगी, मैजेस्टी यानी ब्रिटिश क्राउन की। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल हैड टू मेन फंक्शन। अब आएगा 1853 का चार्टर एक्ट में दो फंक्शन नियुक्त किए गए थे, दो फंक्शन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल के। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल 1+4 का वो था, इक्वेशन था, तो उसमें 6 मेंबर ऐड किए गए, लेजिस्लेटिव, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड किया गया। यानी कि अब रेशियो कैसा होगा, 1+4 एक ब्रैकेट +6, ये इक्वेशन यार काम देगा आगे। ठीक है, आउट ऑफ दी सिक्स, इन 6 के अलावा जो 4 थे वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा। तो ये चारों लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोकल कंपनीज रोल एक्सटेंडेड एंड अलाउड टू रिटेन इंडियन टेरिटरीज बट नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। इस एक्ट ने 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया और अलाउ किया टू रिटेन इंडियन टेरिटरी, लेकिन कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड टेक कंपनी टेरिटरी एनी डे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे कंपनी की टेरिटरी को कभी भी, कोई भी एनी डे कब्जा सकती है कि अब तुम जाओ कंपनी, तुम्हारा काम खत्म। ओपन कंपटीशन नाउ अलाउड, इस वाले 1853 के एक्ट में अलाउ किया गया ओपन कंपटीशन को फॉर इंडियन टू सिविल सर्विसेज, स्पेशली फॉर कोवेनेंट सर्विसेज। कोवेनेंट सर्विसेज मतलब बताता हूँ, कोवेनेंट सर्विसेज जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, हायर सिविल सर्विसेज। अनकोवेनेंट एक और होता है, अनकोवेनेंट कोवेनेंट कोवेनेंट को अनकोवेनेंटेड सर्विसेज,
लोअर सिविल सर्विसेज क्रिएटेड अदरवाइज। एक होता है कोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड देखो, जब वर्ड बड़ा होता है तो अलग अलग है। कोवेनेंटेड, कोवेनेंटेड, कोवेनेंटेड स्पेलिंग क्या है? COVENENTED। जब बड़े रहते हैं ना कोई वर्ड, अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग करके पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। कोवेनेंटेड, कोवेनेंटेड एकदम बेसिक से लगा हूँ, ये बेसिक भी है और एडवांस भी है, दोनों है। कोवेनेंटेड सर्विसेज क्रिएटेड बाय लॉ, अनकोवेनेंटेड सर्विसेज लोअर सिविल सर्विस, लोअर एकदम सिविल सर्विसेज जो कि किसी भी अदरवाइज। मैकॉले कमिटी, मैकॉले कमिटी वाज क्रिएटेड लैटिन फ्रेंच, यानी कि जो एग्ज़ाम होता था सिविल सर्विसेज का उस समय, उसमें कौन कौन सिलेबस क्या था? फ्रेंच, इंग्लिश और लैटिन, ये पढ़ना था। इंडिया के सिविल सर्विसेज के लिए लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश, और इन तीनों में से कोई भाषा नहीं बोली जाती थी। बोली जाती थी? कोई नहीं बोली जाती थी। यानी कि इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, और इन तीनों में से कोई वहाँ नहीं बोली जाती। देख लो कितना वो किए, परेशान किए, परेशान नहीं किए, एक्सप्लॉइट किए पूरा। तो ये था कंपनी रूल। अभी तक ये सारे एक्ट मैंने कंपनी रूल के पढ़ा है। कंपनी रूल ओवर हो गया। अभी रुको, एक एक्ट आएगा जितने कंपनी रूल को ख़त्म किया। अरे वो मॉडर्न हिस्ट्री में एक 5th रिपोर्ट आती है, जब वो रिवॉल्ट होता है 1857 का, उसके बाद एक 5th रिपोर्ट आती है, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उस रिपोर्ट में क्या था? कंपनी ने जो भी ब्यौरा था, रेवेन्यू, और वहाँ पे रिवॉल्ट क्यों हुआ 1857 का, तो वो सब कुछ उसमें था रिपोर्ट में। तो उसी के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, 1958 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1853 चार्टर एक्ट 1853 के बाद, 53 के बाद 57 में गदर होती है। गदर मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटिनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये अलग अलग नाम इन्हीं के हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलो, सिपाही म्यूटिनी बोलो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब बढ़िया से बताऊँगा। और ये 12th में भी है, तो मैं बढ़िया एक क्लास 12 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें भी मैं टाइम मिलेगा तो अपलोड करूँगा, चिंता मत करो। पहले चैप्टर से लेके पूरा अंत तक, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 12 वालों के लिए भी लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ तो तैयारी वाले बच्चों के लिए, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं यूपीएससी उनके लिए नहीं। 11 12 कोई भी देख सकता है, कोई भी बच्चा देख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 57 में गदर होती है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी। अच्छा, एक कब ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे शुरू होता है? ये सिपाही म्यूटिनी कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से कि दिल्ली से, मतलब कहाँ से होती है? आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ, क्या बोला, ये सिपाही म्यूटिनी की शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857, 10 मई 1857। और मेरठ से वो लोग कहाँ गए थे? सिपाही, मतलब सिपाही जहाँ रहते थे उस जगह को कैंटोनमेंट कहते थे। सिपाही, अब भाई अंग्रेज सिपाही नहीं बोल पाते थे, इसीलिए सिपाही सिपाही, तो इंडियन सिपाही, इसीलिए हम लोग भी सिपाही बोलेंगे। सिपाही भी बोल सकते हैं लेकिन सिपाही म्यूटिनी इसको कहा जाता है। तो सिपाही म्यूटिनी, मेरठ से वो लोग निकले सिपाही, दिल्ली पहुँचे। कहाँ? बहादुर शाह सब, जो लास्ट एम्परर था मुगल
मुग़ल, अरे मुग़ल एम्पायर का जो भी लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफ़र, और रमज़ान का महीना था, तो वो फास्ट पे थे। तो वहाँ दिल्ली पहुँचते सिपाही मिटिनी, और उनसे कहते कि आप हमारी वो नेतृत्व करिए, लीडरशिप ले लीजिए। मतलब वो सिपाही सारी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे वो कोटेड वो नई राइफल आई थी इनफील्ड। चलो वो मैं पढ़ाऊँगा, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, अभी ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, वो बढ़िया से पढ़ाऊँगा कि क्या र्यूमर था, क्या भविष्यवाणी थी। प्रोफीसीज मतलब भविष्यवाणी, र्यूमर मतलब अफवाह। अब ये सही में अफवाह थी कि सही में गाय और चूहर की चर्बी से कोटेड किया जाता था, ये सब सब बताऊँगा, सब बताऊँगा। पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। चिंता मत करो, लाइन बाय लाइन एकदम कोई वर्ड मिसिंग नहीं होगा, लाइन बाय लाइन। बस एक बार मेरे पास बोर्ड आ जाए, फिर लाइन बाय लाइन मैं पूरा एकदम अंडरलाइन करके कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन एकदम लाइन बाय लाइन, कोई वर्ड मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद 54, 55, 56, 57 में गदर होती है, और 58 में यानी कि गदर 57 में गदर होती है, और 58 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नाम देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लाया कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लाई है कहाँ पे, पार्लियामेंट में पास की है। तो इस एक्ट में क्या है, सबसे पहले तो इस एक्ट का एक और नाम है, एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लिए अच्छी सरकार का कानून, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट, कंपनी रूल थोड़ी ज़्यादा वो थी, लेकिन ये अंग्रेज अब डायरेक्ट रूल करेंगे तो ये गुड गवर्नमेंट लाएंगे इंडिया में। अभी कितना गुड गवर्नमेंट आती है वो आगे पता लगेगा, चिंता मत करो कि कितना अच्छी सरकार है, मतलब ये एक्ट कितना अच्छा है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दूसरा नाम है इसका, सेकेंड नेम। इंडिया वॉज नाउ टू बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मैजेस्टी यहाँ पे मैंने बोला ना, ब्रिटिश क्राउन की बात हो रही है, ब्रिटिश मैजेस्टी मतलब ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया गवर्न होगा ब्रिटिश क्राउन के नाम पे, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद वाइसरॉय, फिर उसके नीचे ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट अलग अलग। अब गवर्नर जनरल खत्म, गवर्नर जनरल का कि अब टाटा बाय बाय, अब तुम जाओ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वाइसरॉय, और पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गए, खत्म। देयर विल बी न्यू ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया ऑफिस बना जिसको कहा गया, क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वॉज a member of British cabinet, government minister. There was a 15-member council to assist him. SOS यानी कि SOS मैं ही लिखा हूँ और मैं ही भूल गया, SOS मतलब रुको अभी बता रहा हूँ। SOS Secretary of State in Council will be a body corporate capable of suing and sued in England and India. Since British realized that Indians were unhappy, their support was now felt mandatory. Hence, इसलिए these three acts
ऑफ एसोसिएटिंग इंडियन केम अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भाई इंडियन अनहैप्पी है, क्योंकि गदर हुई है 1857 में, गदर हो गई है, पहला आंदोलन छिड़ गया था, रिवॉल्ट हो गया था, विद्रोह हो गया था। तो अब इंडियन मतलब अंग्रेज जान चुके थे कि अब हम ज़्यादा देर रूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक रूल यहाँ पे हैं तब तक तो हम ही एक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हम ही कानून बनाएंगे इंडिया में। तो बस कुछ और एक्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आज़ादी आई जाएगी। आज़ादी के बाद फिर हमारा संविधान बनेगा। एकदम सीक्वेंस वाइज में चलूँगा। तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 सेंट्रलाइजेशन हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। वह नाउ बीइंग रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स। बॉम्बे प्लस मद्रास कुड मेक लॉज फॉर दियर प्रोविंसेस। मैं ही लिखा हूँ और मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा है। मैंने ही ये लिखा है और मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन चिंता मत करिए, आपको अच्छे से समझ होगा। बॉम्बे प्लस मद्रास उस समय प्रोविंस थे, कुड मेक लॉ बनेंगे फॉर दियर प्रोविंसेस, उन्हीं के प्रोविंसेस के लिए। Indians were gradually invited into Viceroy expanded Legislative Council as non-official member। इंडियन को ग्रेजुअली धीरे धीरे बुलाया गया कि वाइसरॉय के ऑफिस में। वाइसरॉय ने बुलाया, इनवाइट किया, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंडियन को बुलाया। और इंडियन को बुलाया एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपेंड किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, और नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया। एग्जाम्पल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर डिंकर अच्छा सर डिंकर राव वर नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1862। 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 62 में लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया, सर डिंकर राव को नॉमिनेट किया। क्या वही ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। ये क्या था? In 1859, Indian Council Act 1861 recognized this and empowered Viceroy to make rules and order for smooth functioning of council. It's like minister. One member was made in charge of one or more department, and he could take independent decision for his department। मैंने ही लिखा है और मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है, देख लो। कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय, पहला वाइसरॉय था। पोर्टफोलियो सिस्टम को 1859 में प्रपोज करता है, इंट्रोड्यूस करता है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिकॉग्नाइज दिस एंड एम्पावर करता है, वाइसरॉय को एम्पावर करता है कि टू मेक लॉ रूल्स एंड ऑर्डर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल। इट्स लाइक मिनिस्टर, वन मेंबर वाज मेड in charge of one or more department, and he could take independent decision for his department। मतलब कि एक मेंबर होगा जो क्या करेगा, इंचार्ज लेगा ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का। ही कुड टेक इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा फॉर इट, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने विभाग के लिए। तो ये था थर्ड पॉइंट। इंडियन काउंसिल एक्ट चल रहा है 1861, उसमें थर्ड पॉइंट
क्या 4 पॉइंट वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंसेस ऑर्डिनेंसेस हमारे हमारे में भी तो ऑर्डिनेंसेस है। तो वाइसरॉय इशू करेगा ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस यानी कि सामान्य कानून। ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनरी एक सामान्य कानून, जैसे आधार एक्ट हो गया। आधार एक्ट हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, मतलब स्पेशल एक्ट नहीं है, ये साधारण, इसीलिए ऑर्डिनेंस से बोला है। यानी कि आधार एक्ट, और याद नहीं आ रहा इनको, आधार एक्ट के साथ और कोई एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी याद नहीं आ रहा है। आधार एक्ट ये ऑर्डिनेंस लॉ है, ऑर्डिनेंस लॉ। तो वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। और हमारे में जब इमरजेंसी लगती है तो कौन इस ऑर्डिनेंसेस को इशू करता है? जब हमारा मतलब आज प्रेजेंट सिचुएशन में अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के दौरान कौन ऑर्डिनेंस को पास करेगा? करेगा बताओ, कौन करेगा? कौन कौन कौन? पार्लियामेंट। इमरजेंसी के दौरान तो सारी पावर सेंट्रल के हाथ पे चली जाती है, यानी कि पार्लियामेंट ही करेगा ना। गधे, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट ही सस्पेंड हो गई हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से करेगा? पार्लियामेंट करेगा ना। इमरजेंसी के दौरान सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। और ये तो एक्सेप्शनल है, इमरजेंसी लगती है तब ना, अभी तो इमरजेंसी की सिचुएशन है नहीं। विदाउट कंसल्टिंग हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना कंसल्ट किए इमरजेंसी के दौरान एक ऑर्डिनेंस इशू कर देगा। ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है उसकी लाइफ कब तक रहेगी? 6 महीने बस। 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस नहीं है, मतलब कानून नहीं है। ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 महीने की। अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना कंसल्ट किए, बिना बात किए ऑर्डिनेंस को इशू कर देगा। वाइसरॉय इतना पावरफुल हो गया है। चौथा पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ख़त्म करूँगा आज मैं इस वीडियो में, ख़त्म करूँगा। मतलब फिर अपनी आज़ादी भी तो चाहिए, संविधान भी बनाना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फिर पहला जो पेज है प्रियम्बल, उसको भी, उसके बाद आर्टिकल मतलब आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1, फिर पार्ट 2, मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेगा। ये मैं देखो यूपीएससी के तैयारी की पर्पज़ से, ये यूपीएससी नोट्स है, यूपीएससी नोट मैंने शॉर्ट्स बनाई है, शॉर्ट्स मैंने इसकी बनाई है। ये सारी नोट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है, मतलब 12th का बच्चा भी देख सकता है अगर उसको यूपीएससी करना हो। नहीं करना है तो उसकी मर्जी, जो मन करे वो करे। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल, पंजाब। एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। नॉर्थ वेस्ट बंगाल और पंजाब में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। 1861 का 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट increased the number of non-official members in central and provincial legislative council. Legislative council could function more, could discuss budget और could question executive, executive पे क्वेश्चन कर सकती है और बजट को भी डिस्कस कर सकती है। ये दो फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। अरे अब नहीं है, ये अंग्रेजों का पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने कैसे कैसे अपना सिस्टम बनाया था, इंडिया में लॉ बनाए थे।
कानून बनाए थे। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में हम वहाँ का संविधान रिटेन है कि अनरिटेन है? बस इतना बता दो, हाँ या ना। रिटेन है कि अनरिटेन है? बस इतना बता दो। और यूएसए का रिटेन है, यूएसए अमेरिका का, यूएस का रिटेन है कि अनरिटेन है? ये दोनों का जवाब मुझे चाहिए। मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, पिन कमेंट में आप लोग यस या नो करके बता दीजिएगा कि है रिटेन है, मतलब लिख दीजिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटेन जो भी है, और अमेरिका रिटेन है या अनरिटेन, लिख दीजिएगा। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं नोट्स बनाया हूँ पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नोट्स मैंने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बनाया है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया है, और ये बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। Nomination of some non-official members in Central Legislative Council और Provincial Legislative Council। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर। दूसरा पॉइंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय कंट्रोल करेगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कंट्रोल करेंगे। देखेंगे सारा सिस्टम। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, ट्रेड बॉडीज, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, जमींदार। So a limited and indirect representation of Indians in Legislative Council is started. So a limited and indirect representation of Indians in Legislative Council is started. Limited और indirect representation Indians का शुरू हो गया Legislative Council में, लिमिटेड भी और इनडायरेक्ट भी। नॉट थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू नहीं, नॉट थ्रू इलेक्शन बट थ्रू रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन सिफारिश पे, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश होता है हिंदी में, रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, सर्टेन बॉडीज। नाइट कह रहा हूँ 1892 ICA Indian Council Act gave a very little scope of addressing the problems of Indians। बहुत लिटिल था, एकदम लिटिल, एकदम इतना था, लिटिल स्कोप था। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन की क्या प्रॉब्लम थी, उसका एक लिटिल इतना सा स्कोप था एड्रेस करने का। इंडियन पॉपुलेशन वेंट थ्रू मैसिव डिस्प्लेजर। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट और 1892 उससे पहले ही INC बन जाती, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, 1885 में फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 formed in 1885, starting questioning British tactics, British government planned a new step। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगला प्लान क्या होगा? अगला प्लान इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल enlarged। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसमें, इस एक्ट में क्या था? साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज कर दिया, इनलार्ज मतलब बढ़ा दिया। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से 60 हो गए, 16 से बढ़ के 60। मेजॉरिटी वॉज ऑफिशियल, मेजॉरिटी को ऑफिशियल कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन यूनिफॉर्मिटी, इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी,
यानी मेजॉरिटी वॉज नॉन ऑफिशियल, मेजॉरिटी वॉज नॉन ऑफिशियल। और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 Indians could get entry into executive council. SP सिन्हा फर्स्ट पहले इंडियन थे टू बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर के रूप में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर थे एस पी सिन्हा, बोलना नहीं, ये पहले इंडियन थे, पहले भारतीय। Separate electorate for Muslims, and this act legalized communalism को legalize कर दिया। कम्युनलिज्म को इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस होता है ना। कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिक धर्म, कम्युनलिज्म यानी कि धर्म के नाम पे दंगे फसाद होना, धर्म के नाम पे कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म एकदम नीचे है, मतलब धर्म के नाम पे नीचा देना, धर्म के नाम पे किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना कि मेरा धर्म सुप्रीम है, तुम्हारा धर्म नीचे है। होता है ना, हिंदू मुस्लिम में सबसे ज़्यादा होता है, हिंदू मुस्लिम। कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया इस एक्ट ने 1909। लीगलाइज। चौथा, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, आल्सो कॉल्ड मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको, इस एक्ट को मॉन्टेगो 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेगो जेम्स, एल साइलेंट है, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आल्सो कॉल्ड मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, a declaration by the British government on 20 अगस्त 1917। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 18। The policy of His Majesty's government is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-government institutions with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। Administration of India divided into two categories, central subject, सेंट्रल कंट्रोल के हाथ में होगा, और जैसे रेलवे हो गया, आर्मी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रूल बनाएगी वो अलग हो गया, जैसे रेलवे, आर्मी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। Transferred subject administered by governor on the advice of his ministers responsible to legislature, public health, education, agriculture, etc. रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? रिजर्व, जो कि सब्जेक्ट रिजर्व है। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, टू लेजिस्लेचर। कौन? गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू फाइनेंस एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड डायआर्की मतलब दो तरह, डाई मतलब टू, आर्की मतलब सरकार। डायआर्की मतलब दो गवर्नमेंट, दो सरकार, और दोनों के काम अलग अलग हो गए हैं। 3 out of 6 members in Viceroy's Executive Council would be Indian, except Commander-in-Chief. Provincial budget separate from central budget, सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया। बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली,
member of both houses were chosen directly limited franchise based on tax educational property। मतलब दो हाउस हो गए जो कि डायरेक्टली लिमिटेड फ्रेंचाइज, मतलब उन्हीं लोगों को जो टैक्स देते हों, जो अमीर हों, यानी कि लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब जो पैसे टैक्स भरते हैं और जो अमीर हैं, एजुकेशनली वेल ऑफ है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही वोट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टर, यानी कि जो गरीब है, जो नीचे एकदम तबके से आता है, वो वोट नहीं, इलेक्ट नहीं कर सकता। इतना बड़ा वो भेदभाव। मैंने बोला था ना आगे, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना वो करती है, एक्सप्लॉइट करती है, वो तो समझ, यानी ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। उससे पहले तो कंपनी कर रही थी, कंपनी। अभी ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है पूरा। कम से कम कितने साल तक ये ब्रिटिश रूल चला? लगभग 20 साल की, 18 की 19। ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी और क्राउन दोनों को मिलाकर कितना साल ब्रिटिश इंडिया में रूल किए, मैं वो पूछा हूँ। कंपनी एंड क्राउन दोनों को मिलाकर कितना साल इंडिया में रहे और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया? शायद 20 या 18 ऐसे कुछ है। चलो वो कैलकुलेट हो जाएगा। 1600 से आए थे, मतलब 1600 में निकले थे, 1608 में पहुँचे थे। उसके बाद 1947, तो कैलकुलेट कर लो 1600 से लेके 1947, कैलकुलेट कर लो कितना साल रूल किए। क्योंकि मैं मैथ का नहीं हूँ, मैं मैथ से नहीं हूँ, फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ से नफरत नहीं है। हाँ, बट मैथ मेरी वीक है, मैथ मेरी वीक है। कैलकुलेशन नहीं, सिंपल कैलकुलेशन तो आती है, मैथ मेरी वीक है। मतलब मैं आर्ट्स से हूँ, 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था। ऐसा नहीं है कि सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता, आता है, मुझे आता है। 10 तक तो पढ़ा ही है, टेक्नोमेट्री तक पूरा। क्लास 10 तक मैथ पढ़ा है, वो उसके बाद 2 साल छूट गया, फिर अभी ग्रेजुएशन में भी छूट गया। मुझे मैथ से कोई नफरत नहीं है, मैथ भी अच्छा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। वो बच्चे के ऊपर है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट में था तो मैंने आर्ट्स ले लिया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, ये सब तो यूपीएससी के हैं। साइंस एंड टेक, साइंस, देखो साइंस तो हर जगह है, ज्योग्राफी में भी साइंस है, सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट है। मैथ भी ज्योग्राफी में है, मैथ भी ज्योग्राफी में है। तो पढ़ाई ऐसी करो कि एक सब्जेक्ट से आप दूसरे सब्जेक्ट में जंप कर जाओ। यानी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर उसी को पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पोर्शन है, ये सब हो चुका है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये जो ब्रिटिश रूल को मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी में, पॉलिटी के अंदर, तो देख रहे हो पॉलिटी एंड हिस्ट्री कनेक्टेड है। वैसे ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री भी कनेक्टेड है। तो जब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं, कनेक्ट करने में मज़ा आता है, तब जाके, यानी कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते दूसरे सब्जेक्ट में जंप करते हो तो मज़ा आता है। मुझे तो मज़ा आता है जब मैं पढ़ता हूँ ना, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मैं कब पहुँच जाऊँगा हिस्ट्री में, कब पहुँच जाऊँगा ज्योग्राफी में, कब पॉलिटी में पहुँच जाऊँगा, पता नहीं चलेगा। तो सब्जेक्ट सारे अलग नहीं है, एक ही सब्जेक्ट एक है, मतलब सब्जेक्ट एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है ना सब्जेक्ट की, और कहाँ से हुई है? हिस्ट्री से हुई है। सारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हिस्ट्री से हुई है। जो भी स्टोन एज से लेके इंसान जिस समय मैच्योर हुआ, मैच्योर का मतलब दिमाग आ गया, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, धीरे धीरे एडवांसमेंट हो गया, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हो गया, तो धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब एडवांसमेंट हुआ तो उसका मतलब
एडवांसमेंट बढ़ा, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी, एआई, अब तो एआई आ गया है। मतलब समय के साथ, विद द हेल्प ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ ओवर द टाइम कैसे एडवांसमेंट हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, स्टोन एज से लेके आज प्रेजेंट में देखो सिचुएशन। आज हम यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं और पूरी दुनिया हमसे पढ़ सकते। अब एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया है, कोई भी कहीं भी है पढ़ सकता है, कोई कहीं भी है वो पढ़ सकता है। उसको कोचिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है तैयारी के लिए, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ये, टेक्नोलॉजी का। तो इंसान ने अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया, अपनी क्षमता को इन्हेंस किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ ये अर्थ के रिसोर्सेज जितने भी हैं। एग्रीकल्चर, खेती में भी एडवांसमेंट हुआ, पेस्टिसाइड, यूरिया और ट्रैक्टर, ये सब एडवांसमेंट ही है ना। अभी और आगे देखो क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होता है। क्या पता लोग छतों पे फसल उगाए अपनी छतों पे, घर के रूप पे, ऐसा हो सकता है। एडवांसमेंट हो रहा है ना, हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल, ये सब कुछ, ये सब एडवांसमेंट ही तो है, एडवांसमेंट ही तो है। देखो पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते जंप कर दिया, जंप किया कि नहीं, टेक्नोलॉजी पे पहुंच गया, ह्यूमन इवोल्यूशन यानी हिस्ट्री पे भी पहुंच गया। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में मैंने जंप किया, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट कैसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया। ह्यूमन इवोल्यूशन, इस हिस्ट्री का पार्ट, और फिर टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, आज टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, एआई आ गया है, तो ये टेक्नोलॉजी का हो गया पोर्शन। फिर साइंस का पोर्शन मैंने बताया, ज्योग्राफी बताया। तो ये पॉलिटी से मैं कहाँ कहाँ मैंने जंप किया, मतलब कहाँ कहाँ मैंने जोड़ा, कनेक्ट किया। कनेक्ट करना देखो बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट को कनेक्ट करना और सब्जेक्ट को फील करना। मैंने एक और शॉर्ट बनाई थी, ज्योग्राफी को फील करना चाहिए कि नेचर और ह्यूमन कैसे कनेक्टेड है। मैं गांव गया था तो मैंने वो बनाई थी, तो ज्योग्राफी को वो शॉर्ट मैंने बनाया था, उसमें इंसान कैसे खेती करता है और कैसे जो फार्मर है, किसान है, वो बारिश, आज भी मोस्टली किसान बारिश पे डिपेंडेंट है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो देखो मैं पॉलिटी पढ़ा रही, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पढ़ा ही रहा हूँ, यानी कि पॉलिटी में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और उससे मैं कहाँ चला गया, ह्यूमन इवोल्यूशन पे, और फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी पे पहुँच गया, टेक्नोलॉजी के पोर्शन पे चला गया। अभी टेक्नोलॉजी बहुत है, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, और फिर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो ये सब यूपीएससी का सिलेबस है बेटा। चिंता मत करो, साइंस एंड टेक का भी मैं लाऊंगा लेक्चर, लाऊंगा, चिंता मत करो, लाऊंगा। बोलते बोलते प्यास लग जाती है। वेलकम वेलकम वेलकम। आगे अब इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम, मेरे पास टाइम भी नहीं है। अभी पढ़ना है मुझे खुद का, मेरा खुद का भी पढ़ना है, और मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है कि यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो बनाने से ही वो रीचिंग पहुँचती है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाऊँगा। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ये सब मैं पॉलिटी का ख़त्म करूँगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट का तो मैंने बना दिया है, एंशिएंट तो मैंने पूरा कनेक्ट करके पढ़ाया था। एक स्लाइड में मैंने, मतलब एक पेज पे ही मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, एक पेज पे, बस 1 पेज। एंशिएंट को तो मैंने पढ़ा दिया, मेडिवल, फिर मॉडर्न, और ज्योग्राफी, इकोनॉमी अभी पढ़ाना है। अभी बहुत वीडियो बाकी है बनानी। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं पिन कमेंट में पूछूंगा, पिन कमेंट में
कि मेरी सारी वीडियो आप कैसी लगी, मतलब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ा मैं मैं जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं मतलब अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत सारे टीचर काम जैसे मुझे किस कौन से टीचर का समझ में आता है, आदित्य तिवारी सर और मोहम्मद आसिम सर, शिवम यश सर, ये सारे टीचर मतलब सारे टीचर अच्छे हैं, सबका समझ में आता है मुझे। और मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं ये देखता हूँ वो किस वे में किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उसी को एडॉप्ट करके अपने पढ़ाने के तरीकों को इम्प्रूव करता हूँ कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो कैसे पढ़ाई थी, मैंने उसमें थोड़ा था मतलब थोड़ा क्या 50% मैंने आसिम सर की कॉपी की थी, मतलब आसिम सर ने कैसे पढ़ाया था एकदम एकदम मज़े से, मतलब ऐसा था ही नहीं कि एकदम सीरियस हो गए एकदम कि स्टोन एज, मतलब एकदम ही मज़ा लेके पढ़ाया था मैंने, मज़ा लेकर ऐसे मज़े में पढ़ाया था। ये एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने मज़े में ये वीडियो मैंने सारी ख़त्म की। तो मैं टीचर को देखता हूँ कि वो नहीं, ये भी देखता हूँ कि हाँ वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस ढंग से, क्या एग्जाम्पल मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका क्या हाथ का मूवमेंट, मतलब क्या क्या किस तरीके से वो समझा रहे हैं। एक टीचर बहुत एफर्ट लगाता है। शिवम सर को ही ले लो, 8 घंटे पढ़ाने के बाद फिर 7 बजे हम लोगों को पढ़ाते हैं, प्रारंभ के बच्चों को। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टीचर का एफर्ट बता रहा हूँ। 8 घंटे पढ़ाने के बाद भी हम लोगों को एनर्जेटिक होकर 9 बजे तक पढ़ाते हैं। तो एक टीचर और एक आईएएस जो बन जाता है, आईएएस ऑफिसर, उस दोनों में मैं बस इतना बता रहा हूँ कि टीचर भी एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है, और एक आईएएस ऑफिसर जो सर्विस में है, जो देश की सेवा कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। दोनों ही मेहनत अपने अपने लेवल पे दोनों मेहनत कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो एक गवर्नमेंट की पोस्ट पे, सरकारी पोस्ट पे, एकदम हाईएस्ट सिविल सर्विसेज, आईपीएस, आईएएस, ये अपने आप में एक बहुत मानी जानी पोस्ट है। नहीं बोलते हैं कलेक्टर साहब, डीएम साहब, ये कॉमन नेम है, कलेक्टर, डीएम, बाबू, सरकारी बाबू, नहीं बोलते हैं, कोई भी सरकारी बाबू आता है तो। चलो मैं इसको ख़त्म करूँ। वर्ल्ड वार फर्स्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, extended extended separate electorate for Sikh, Christian और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन सब के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया। सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो इंग्लिश मैन और इंडियन दोनों को मिला के एंग्लो इंडियन। यूरोपियन, created office of High Commissioner in London for India, established Central Public Service Commission CPSC, Central Public Service Commission, came in 1926, established a Chamber of Provinces 1921, inaugurated 120 members, जिसमें से 108 प्रिंसली स्टेट और 12 स्टेट रिप्रेजेंटेशन, हेडेड बाय वाइसरॉय, टू डिस्कस कंसल्ट प्रिंसली स्टेट से कंसल्ट करके बात करके डिस्कस करके ऑन मैटर ऑफ कॉमन इम्पोर्टेंस, जो कॉमन इम्पोर्टेंस है, कॉमन इम्पोर्टेंट मतलब अ, कोई एक कॉमन टॉपिक हो गया, मैटर हो गया उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि जो प्रिंसली रूलर है वो भी तो टैक्स ले ही रहा है, और फिर लेगा तभी ना अंग्रेज को दे, मतलब वाइसरॉय को देगा टैक्स।
statutory commission, statutory commission to inquire into the working of this act and India under it, to be formed of आफ्टर 10 years ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के 10 साल बाद इसको बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी कमीशन जो इंक्वायर किया जाएगा, इंक्वायरी मतलब छानबीन इनटू वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है कहाँ गया, कौन सा एक्ट कहाँ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जो एक्ट है ये इसकी वर्किंग, इसका ये जो काम कर रहा है इस फिर इंडिया के अंडर में है। तो ये क्या इसका जो काम है इस एक्ट का वो सही है कि नहीं, वो 10 साल के बाद एक एक्ट आएगा वो देखेगा। लेकिन 10 साल पूरे हुए नहीं कि उससे पहले ही आ जाता है। साइमन कमीशन नाम से सुना ही होगा, बहुत फेमस हो गया ये नाम, साइमन कमीशन। ये एक अंग्रेज था, उसके नाम पे ही साइमन कमीशन। नवंबर 1927, 2 साल बिफोर द सेट डेट, मतलब ये जो 20 साल का टाइम दिया गया था उससे पहले ही आ गया, यानी कि जो डेट को सेट किया गया था उससे पहले ही 2 साल पहले ही आ गया। 2 साल पहले ही, 2 साल पहले मतलब 1990 रुको 1919 को 2 साल पहले ही आ गया। 2 years बिफोर द सेट डेट, बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड 7 member कमीशन टू रिपोर्ट ऑन इंडिया अंडर GOI 1990। फुल बॉयकॉट, इसका पूरा बॉयकॉट हुआ। अब भाई टाइम से पहले ला दिए पहली बार, तो इस साइमन कमीशन का बॉयकॉट हुआ, फुल बॉयकॉट हुआ, फुल कंप्लीटली बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब हट 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 बॉयकॉट मतलब हम इसको नहीं मानेंगे। बॉयकॉट यानी कि हम इसको नॉर्मल शब्दों में हम इसको नहीं मानेंगे। बॉयकॉट, हम इसको नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। बॉयकॉट बाई ऑल द पार्टीज मतलब INC, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी भी छोटी छोटी मतलब पार्टी थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सारी पार्टियों ने बॉयकॉट किया कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। Commission submitted its report in 1930. Recommendation: diarchy abolition, extension of responsible government in provinces, All India Federation of British India and Princely States, separate electorate continuation. To study and discuss these recommendations, British government convened 3 round-table conference. After these 3 round-table conference, a white paper on constitutional reform for India we led before the Joint Select Committee of British Parliament. Committee's recommendations were then incorporated in the Government of India Act 1935. Communal Award 1932. In 1932, PM Ramsay MacDonald introduced a scheme of communal awards, gave out representation scheme to minorities, Muslim, Sikh, Anglo-Indians, Christian, Europeans, depressed classes, इन सबको, ये सब माइनॉरिटी थे। गांधी जी went on a fast until death. गांधी जी फास्ट until death, जब तक मर नहीं जाते हम भूखे रहेंगे, फास्ट व्रत पर बैठ जाते। ये इनका हमेशा का था, मतलब हमेशा का मतलब हमेशा यही, फास्ट until death, फास्ट until death। इन कहाँ पे, यवड़ा जेल,
Then Congress and Dr. Ambedkar ji came to an agreement, पूना पैक्ट. पूना पैक्ट पे एक एग्रीमेंट होता है, पूना पैक्ट. उस पे कांग्रेस और अंबेडकर जी, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस और अंबेडकर जी एग्रीमेंट पे आते हैं. पूना पैक्ट. Hindu joint electorate was retained but with reservation for depressed classes. British government accepted this pact. ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैक्ट, पूना पैक्ट को एक्सेप्ट किया. हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज रिटेन बट विद रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस क्लासेस. डिप्रेस मतलब दबे हुए. डिप्रेस मतलब एकदम नीचे, जो लोअर क्लास है, लोअर वर्क है. डिप्रेस क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, पूना पैक्ट को. मॉडिफाइड द कम्युनल अवार्ड अकॉर्डिंगली एंड ब्रॉड आउट गवर्नमेंट ऑफ 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. योर ड्रीम, आपका सपना. यूपीएससी. कैबिनेट सेक्रेटरी. मिनट्स ऑफ द मीटिंग. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, a very big act with 321 sections, 10 schedule, or an all India federation with British provinces and princely states, powers to be divided between center and provinces. फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट, concurrent लिस्ट. फेडरलिस्ट में बड़े बड़े टॉपिक थे, डिफेंस, रेलवे, करेंसी और लैंड, एग्रीकल्चर. प्रोविंशियल में थे कंकरेंट, ये वैसे ही था. मतलब कंकरेंट में यानी कि जिसपे दोनों फेडरल और प्रोविंशियल. रेसिडोरी पावर विथ वाइसरॉय, गवर्नर जनरल. यानी कि रेसिडोरी पावर वाइसरॉय के हाथ में थी. दो टेबल बनाओ, एक बीच में लाइन खींचो. डायरकी. प्रोविंसेस एंड सेंटर. प्रोविंसेस में डायरकी, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट को एबॉलिश किया गया. प्रोविंसेस. सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी को एट सेंट्रल लेवल, बट इट डिड नॉट वर्क एट ऑल. वर्क नहीं किया. सेंटर में लाया तो डायरकी सिस्टम को, लेकिन वर्क नहीं किया. गवर्नर्स टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर्स एक्ट करेंगे मिनिस्टर्स की एडवाइस पे. रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस होता है 6/11 प्रोविंसेस. 2 न्यू प्रोविंसेस, ओडिशा एंड सिंध, क्रिएटेड. 2 नए प्रोविंस बनते हैं, ओडिशा और सिंध. इलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 14% पॉपुलेशन वोट करती है. गॉट वोटिंग राइट. सम सीट्स ऑफ जनरल क्लास रिजर्व फॉर डिप्रेस क्लास ऑल्सो. अच्छा, कुछ सीटें जनरल क्लास और फिर कुछ रिजर्व होती हैं डिप्रेस क्लास के लिए. कुछ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड वर्कर्स. इस्टेब्लिश होता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, फेडरल स्टेट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, ऑडिटर जनरल टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस. सेपरेटेड बुर्मा फ्रॉम इंडिया. इंडिया से बुर्मा एक जगह है, उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. वो म्यांमार. बुर्मा यानी कि आज का म्यांमार. Abolish the Council of India. Abolish the Council of India, which was given to Secretary of State for India. Which was given to Secretary of State for India. Which was given to Secretary of State of India. Secretary of State for India. 3 बार मैंने बोला, 3 बार 3 टाइम. काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया, जो कि विच वॉज गिवन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
जो इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको ख़त्म कर दिया। एबॉलिश 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 एबॉलिश, ख़त्म 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 ख़त्म। रिप्लेस विथ अ 15 to 16 members advisory body, safeguard for minorities। क्या था भाई? 1935। अच्छा। बस खत्म होने वाला है। नियर इंडिपेंडेंस। अब हम अपने आज़ादी के ओर आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं आज़ादी के पास। फरवरी 1947। 1947 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अगस्त में आज़ादी मिलती है, अभी फरवरी चल रहा है। फरवरी 1947। PM एटली डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वुड एंड इन इंडिया बाई PM प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश शासन इंडिया में खत्म। वुड एंड बाई जून 1948 पावर वुड शिफ्ट टू इंडियन हैंड। भारतीयों के हाथों में पावर चली जाएगी, इंडियन हैंड। मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन अराइव। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं इंडिया में। लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी तो आता है, अभी आएगा। मुस्लिम लीग हैज प्रोटेस्टेड ऑलरेडी एंड देयर वर वायलेंस इन पंजाब एंड बंगाल। 3 June 1947 British government assured that any constitution made by Constituent Assembly of India, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा जो इंडिया में है, will not apply to any part of the country who are unwilling to join it। और ये कब हुआ था? 3 जनवरी 1947। 3 जनवरी 1940 सेम डे माउंटबेटन प्लान आता है, was proposed to divide India into 2 dominion। This plan was accepted by all the stakeholders, INC, Muslim League, etc. Immediate effect was given to this plan। Indian Independence Act was brought by British government। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया, मतलब उसी दिन माउंटबेटन प्लान आता है। और माउंटबेटन प्लान में क्या था कि अब इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। और सबने इसको एक्सेप्ट किया, INC, मुस्लिम लीग, सबने एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, उसके बाद भी लोग देख नहीं रहे हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। अभी इसमें बहुत सारे लीगल टर्म आएंगे, इतने लीगल टर्म आएंगे, उनको समझाना एकदम सिंपल शब्दों में वो टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे तो खाली रील देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब आते हैं उस एक्ट के ऊपर जिस एक्ट ने हमें आज़ाद किया। और ये एक्ट भी लाया था अंग्रेज़ों ने ये एक्ट ला के बहुत अच्छा काम किया था। इस एक्ट की वजह से हम आज़ाद हुए। हम मतलब हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी आएगा प्रियम्बल, हम पूरा समझाएंगे बढ़िया से। 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। इट एंडेड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इस एक्ट ने क्या ख़त्म किया? तो सबसे पहले क्या ख़त्म हुआ? कॉमन सेंस लगाओ, एंडेड की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश रूल एंड हो गया, ब्रिटिश पैरामाउसी ख़त्म हो गई, ट्रीटी ख़त्म हो गई जो ट्राइबल एरियाज में हुई थी 15 अगस्त 1947 के बाद से। यानी कि 15 अगस्त 1947 से ट्राइबल एरिया के साथ जो ट्रीटी रिलेशन थे, संधि,
उनको वो ख़त्म हो गया, बॉल एंडेड एंडेड एंडेड, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। इस एक्ट ने ख़त्म किया। राइट टू ब्रिटिश क्राउन टू वीटो एनी बिल मेड बाय इंडियन लेजिस्लेचर, वो भी ख़त्म हो गया। इट वाइसरॉय का ऑफिस भी ख़त्म हो गया। वाइसरॉय का, अब वाइसरॉय की क्या जरूरत, जब ब्रिटिश रूल ख़त्म तो वाइसरॉय भी ख़त्म। अब वाइसरॉय नहीं होगा, अब प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मतलब ये सब रहेंगे। अब वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ये सब नहीं रहेगा, अब खाली गवर्नर रहेगा अलग अलग स्टेट में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब प्रोविंस भी नहीं रहेगा, प्रोविंस भी खत्म, अब स्टेट होगा, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ, अभी यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट दोनों में बताऊंगा, आने दो, पार्ट 1 आने दो, प्रियम्बल, और फिर पार्ट 1 आएगा तब बताऊंगा। और ये पढ़ाने का जो निश्चय लिया हूँ ना, उन बच्चों के लिए नहीं लिया हूँ जो कि कमेंट करते हैं। कमेंट बहुत बच्चों ने किया है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सर, मतलब बहुत सवाल पूछते हैं। उन बच्चों के लिए नहीं बनाया हूँ जो बच्चे के पास जो बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। और किसी के पास तो फ़ोन भी नहीं होता है, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो उनको कैसे पता लगेगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनके पास तो स्मार्टफ़ोन है नहीं और इतना पैसे भी नहीं है कि वो स्मार्टफ़ोन ले लें। ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं ले सकते स्मार्टफ़ोन। उसका भी सॉल्यूशन मैं लाऊंगा बढ़िया से। अभी मैं खुद ही परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि अभी खुद ही देख रहे हो, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर अटक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे चैनल को, बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये तो मेरा उद्देश्य बहुत डिटर्मिनेट है, बहुत अच्छा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी ख़त्म हो गया। ट्रांसफ़र हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ, ये भी ख़त्म हो गया। टाइटल भी ख़त्म हो गया। एम्परर ऑफ इंडिया भी ख़त्म। रॉयल टाइटल जो था किंग ऑफ इंग्लैंड वो भी ख़त्म। राइट टू स्टेट ऑफ क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू अपॉइंट सिविल सर्वेंट, ये भी ख़त्म। ये सारे ख़त्म हुए, एंड हुए हैं। इस एक्ट ने ये सब ख़त्म किया है। क्या क्या प्रोवाइड हुआ है, क्या क्या मिला है, इस एक्ट ने हमें क्या दिया है, हमें आज़ादी दी है। आज़ादी के साथ पार्टीशन भी मिला है, बंटवारा, मतलब भारत, अंग्रेज गए तो गए, लेकिन इंडिया को, जो अखंड भारत था उसको खंड करके गए, खंडित करके गए। खंडित मतलब तोड़ कर गए, इंडिया और पाकिस्तान में तोड़ के गए, खंडित करके। खंडित मतलब छोटे छोटे खंड में, इतना भी छोटा खंड नहीं। लेकिन अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज ये जो प्रिंसली रूलर हैं, मतलब प्रिंसली स्टेट पहले उठे, हमें हैदराबाद और ये जम्मू कश्मीर, ये भी प्रिंसली स्टेट था, इन सब जगह जाने के लिए हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता, पासपोर्ट, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री हो जाता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एफर्ट नहीं लगाते। तो हैट्स ऑफ टू यू सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, उन्होंने साम दाम दंड भेद लगा दिया। भारत को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए प्रिंसली स्टेट का इंडिया में मर्ज होना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो आज जो इंडिया का मैप देख रहे हो, वो मैप फिर आज जो इंडिया का मैप है
मैप ऐसा होता ही नहीं। कैसा होता? अब मैं इमेजिन कर लो कैसा होता। क्योंकि 500 से ज़्यादा ही प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, 500 से ज़्यादा ही थे। फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पहला, इट प्रोवाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया टू डोमिनियन who could ceded मतलब होता है लीव, कॉमनवेल्थ, for both Dominion Governor General appointed by the Crown on the advice of Dominion Cabinet. For the empowerment of Constituent Assembly of both Dominion to legislate for their territory, enact any constitution to repeal any law made by British, including this Act. For the Constituent Assembly to act as temporary Parliament, Dominion Legislature. Temporary Parliament, Dominion Legislature. No British Act passed after 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी ब्रिटिश एक्ट पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा इंडिया में। और इंडिया में पारित का मतलब इंडिया में पास नहीं होगा, इंडिया में लागू नहीं होगा। अब भाई 15 अगस्त 1947 के बाद कैसे होगा? हम आज़ाद हो गए हैं, हम सॉवरेन हो गए हैं, हम अपना एक्ट, अपना कानून खुद बना सकते हैं, अपना रूल, अपना एक्ट खुद बना सकते हैं, हमें अंग्रेज की जरूरत नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों का कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी बिल पारित नहीं होगा इंडिया में, पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा, पास या पारित नहीं होगा। विल अप्लाई टू आइडर ऑफ डोमिनियन। आइडर ऑफ डोमिनियन क्यों है? डोमिनियन मतलब होता है, डोमिनियन मतलब एक क्षेत्रफल, एक एरिया, एक रीजन, एक नहीं, बहुत डोमिनियन एस लगा है। डोमिनियन, बहुत सारे डोमिनियन थे, छोटे छोटे प्रांत थे, राज्य थे। तो डोमिनियन वर्ड का भी मतलब वही है, छोटे छोटे एरिया, प्रांत, रीजन, डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन मतलब यही है। अनलेस extended to by legislature of that dominion, that Governor General would have the right to veto bill, and he has the full power to assent to any bill on behalf of His Majesty. Majesty मतलब British Crown. गवर्नर जनरल ये सब प्रोवाइड है ना, लगता है मैंने गलत किया। गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर would be constitutional head and will only act on the advice of Council of Ministers. Freedom of princely state. फ्रीडम, प्रिंसली स्टेट को भी आज़ादी मिल गई टू ज्वाइन आइडर ऑफ द टू डोमिनियन और स्टे इंडिपेंडेंट एंड गेट इनटू अ सेपरेट ट्रीटी विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रिंसली स्टेट की एक अलग सेपरेट ट्रीटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जा रहे हैं तो वो लोग भी आज़ाद हो गए। कौन? प्रिंसली स्टेट, वो भी आज़ाद हो गए। तो वो या तो पाकिस्तान या इंडिया या इंडिपेंडेंट, ये 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन दिए थे। और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट कह रहे थे हम आज़ाद होंगे, हम आज़ाद होंगे। तो थैंक फॉर दिस पेशेंट। ये एक चैप्टर ख़त्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 बस ये आखिरी एक्ट था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसके बाद अब हमारा अपना कानून बनेगा और उस कानून का, उस रूल ऑफ लॉ का नाम है संविधान। यानी कि अब संविधान कैसे बनता है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वेरी लिसनिंग पेशेंटली। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।